हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एमकॉम थर्ड सेम का यूनिट 2 टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का यूनिट 2 इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 इसका बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आई होप आप लोगों को उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। एंड जो मेंबरशिप वाली लास्ट सेमेस्टर में भी इंफॉर्मेशन थी कि मेंबरशिप आपको अगर ज्वाइन करनी है तो आप कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग हमारा यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी कवर अप करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 का जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कंपनी को डिफाइन करें। एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या क्लासिफिकेशन है कंपनी की, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या हैं। पहले तो मुझे बताओ कंपनीज क्या है। ये मुझे लगता है आपको पता नहीं, कंपनी लॉ सब्जेक्ट में बीकॉम में क्वेश्चन था कि कंपनी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। मुझे यहाँ तक याद है बीकॉम में थर्ड सेम में ये आपको था। तो मुझे नहीं पता आपको कितनों ने किया था तब का, नहीं किया था कितनों ने, बट हम लोग फिर से इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो कि एक बिजनेस को क्रिएट करती है। कंपनी को एक सेपरेट इंसान कंसीडर किया जाता है कानून की नज़रों में। कंपनी अलग हो जाती है, कंपनी का ओनर अलग है। कंपनी मतलब कंपनी के ओनर कोई कंपनी नहीं माना जाता। जब कंपनी एक खड़ी हो जाती है, कंपनी जब एक ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो फिर वो कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस हो जाती है। उसका ओनर जिए मरे बदल जाए शिफ्ट हो जाए कुछ भी हो जाए, कंपनी की खुद की पहचान रहती है। तो इन कानून की नज़रों में कंपनी को एक सेपरेट बंदा कंसीडर किया गया है, डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल। जो उसको चला रहा है, जो भी उसका मालिक है, उसको कंपनी नहीं मानते। वो बंदा अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी वो बंदा नहीं है। ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं कि इस बंदे की कंपनी है तो यही बंदा कंपनी नहीं। कंपनी को कानून की नज़रों में अलग एक दायरा दिया गया है, अलग एक पोजीशन दी गई है कि ये कंपनी है। ठीक है, चाहे उसका ओनर चेंज हो जाए या बंदा चेंज हो जाए, कंपनी को तो नहीं ना पता, कंपनी अपनी जगह पे खड़ी है। ठीक है, अब कंपनी क्या है, आई होप इट्स क्लियर। अब इसके की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसकी खुद की एक लीगल सेपरेट आइडेंटिटी है। जैसे एक इंसान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वैसे ही कंपनी की भी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी है, वो भी सेपरेट। ठीक है, सो कंपनी ऑपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इट्स ओनर। सो कंपनी को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट किया जाता है थ्रू इट्स ओनर। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है, ऑन प्रॉपर्टी में एंटर हो सकती है, बी इन्वॉल्व इन लीगल एक्शंस। जैसे एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, वैसे ही एक कंपनी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है। इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द ओनर आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। अगर कंपनी में कोई भी लॉस होता है, कंपनी में कोई भी कर्जा डूब जाता है, तो ओनर जो उसका मालिक है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। द ओनर आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी डेट। कंपनी के डेट के लिए उसका मालिक पर्सनली अपने घर बार को बेच के वो डेट नहीं चुकाएगा। द ओनर आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी डेट बियॉन्ड व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। जितना उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया उसके बियॉन्ड जाके वो उसके कंपनी के डेट को नहीं चुकाएगा। उतना ही उसका इस कंपनी में हिस्सा है जितना उस बंदे ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। एक ओनर भी कंपनी का सिर्फ एक शेयर होल्डर ही होता है। कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी की एक सेपरेट पोजीशन है। ओनर सिर्फ एक शेयर होल्डर है जिसने कुछ अमाउंट ऑफ मनी उस कंपनी में इन्वेस्ट की है। ठीक है, अगर कंपनी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन फेस कर रही है तो शेयर होल्डर अपने पर्सनल एसेट को रिस्क में नहीं डालेगा। जितना उसका उस कंपनी में शेयर है वो उतने अमाउंट का ही सिर्फ डेट पे करेगा। सिंपल सी बात है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स हो गया। थर्ड, परपेचुअल सक्सेशन। द कंपनी कंटिन्यूज द एक्सिस्ट। अगर उसका ओनर चेंज हो जाए, शेयर होल्डर बदल जाए, कुछ भी हो जाए, इट डज नॉट एंड। कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती अगर उसके ओनर या जो भी उस बंदा कंपनी को चला रहा है अगर उसकी डेथ हो जाती है, डिपार्चर हो जाता है, तो कंपनी वहाँ ख़त्म नहीं होती। कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, करती थी, करती है, करती रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थर्ड इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी नहीं रुकेगी।
ठीक है जी। अब ये हो गए, उसके बाद टाइप्स क्या है कंपनी के। कंपनी दो तरह की होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, दिस टाइप ऑफ कंपनी कैन सेल शेयर्स टू द पब्लिक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ये पब्लिक को शेयर्स को सेल करती है, ये स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करती है और एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवानी होती है उसको करवाती है। तो ये पब्लिक कंपनी है, इसके शेयर्स पब्लिक खरीदती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, दिस टाइप ऑफ कंपनी कैन नॉट सेल शेयर्स टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर पब्लिक को सेल नहीं कर सकती, उनके सिर्फ कुछ ही शेयर होल्डर्स होते हैं। इट हैज़ लेस स्ट्रिक्टेंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इनके कम रिक्वायरमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। पर प्राइवेट कंपनीज में कम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, सरकारी कंपनी, जिनमें हम लोग आम जनता भी इन्वेस्ट कर सकती है उनके शेयर्स खरीद के। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, कैसे एक कंपनी को बना सकते हैं, कैसे एक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन। टू स्टार्ट अ कंपनी यू मस्ट रजिस्टर इट विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी। सो इसके अंदर आपको कुछ वेरियस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना होगा, तब जाके आप एक कंपनी को खड़ा कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कि हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर दो। सेकेंड, कंप्लायंसेज। द कंपनी मस्ट अडहेयर टू स्पेसिफिक रूल्स। कंपनी को कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलेशंस होंगे जो भी उसके ऑपरेशन या मैनेजमेंट या रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। सो मस्ट एडहेयर टू रूल्स। ठीक है, तो कंपनी को कंप्लायंस करना पड़ेगा उन रूल्स के रिलेटेड। ठीक है, अब टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, टैक्स ऑन इनकम। कंपनीज को टैक्स जो है उनके प्रॉफिट्स के बेसिस पे करना पड़ेगा। दे आर रिक्वायर्ड, जैसे एक इंडिविजुअल पे करता है कंपनी भी पे करेगी। दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न एंड कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जो इसके टैक्स रेट्स हैं, जो भी इसके रूल्स हैं, ये वेरी करेंगे कि किस टाइप की कंपनी है, उसकी कितनी अर्निंग्स हैं, क्या अर्निंग्स हैं, तो उसके बेस पे इसका टैक्स जो है वो कंप्लाई करेगा। ठीक है, अब कंपनी के क्या क्लासिफिकेशन है, कंपनीज कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इसके अंदर क्या है, बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन में दो पॉइंट्स हैं, इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज। इंडियन कंपनीज में क्या है, दैट कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, यानी कि जिनका स्टार्टअप फॉर्म जो स्टार्ट ही इंडिया में हुई है, दे आर गवर्न बाय द इंडियन लॉ। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है कि कंपनी कहाँ स्टार्ट हुई, क्या उसका बेस है, तो बेस्ड ऑन इंडिया में बेस है या फॉरेन में बेस है। जो कंपनीज आउटसाइड द इंडिया बेस हुई हैं, इनकॉर्पोरेट हुई हैं, तो बट उनके जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो इनकम तो इंडिया में हो रही है। ध्यान से सुनना कि उसका बेस क्या है। इंडियन कंपनीज जो तो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हैं तो वो तो इंडियन लॉज के द्वारा गवर्न की जाएंगी। जो कंपनीज फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, कंपनीज दैट आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पर उनके बिजनेस ऑपरेशंस और इनकम इंडिया में आ रही है। दो तरीके के क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन ओनरशिप। प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज की है। ठीक है, बेस्ड ऑन ओनरशिप। प्राइवेट कंपनी की क्या डेफिनेशन है, दीज आर द कंपनीज जिनके शेयर्स पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ओनरशिप क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है, प्राइवेट है तो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स के पास ही इसके शेयर्स होते हैं। तो इसके क्या फीचर्स हैं कि इसमें हम लोग सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होता है कि हम लोग शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ मिनिमम 2 या मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं। इसमें हम लोग पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते कि आके हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। एग्जाम्पल, एक फैमिली ऑन्ड अ बिजनेस, तो सिंपल से एग्जांपल दीजिए, कोई मतलब प्राइवेट है, इसमें पब्लिक नहीं आ सकती। और पब्लिक कंपनीज में क्या है, दीज आर द कंपनी जो स्टार्ट whose शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड अवेलेबल फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें आम जनता पैसा लगाती है। पब्लिक कंपनीज होती हैं जो जिसमें पब्लिक इन्वेस्ट करती हैं।
तो इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, कोई भी इनके शेयर्स को खरीद सकता है। शेयर्स जो हैं वो फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मस्ट हैव एटलीस्ट कम से कम 7 मेंबर तो होने चाहिए, ठीक है। इसमें ज़रूरी होता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है पब्लिश करनी पड़ेगी, ताकि ऑब्वियस है जो लोग शेयर्स को खरीद रहे हैं उनको आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। जैसे टाटा मोटर, इन्फोसिस, हम लोग इनके शेयर्स खरीदते हैं ना, तो ये पब्लिक कंपनीज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज़, कंपनीज जो हैं वो लिमिटेड होती हैं इनके शेयर्स के थ्रू। डेफिनेशन जैसे कि शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो उतनी ही है जितना उसका कंपनी में जितने के उसके शेयर्स हैं। शेयर होल्डर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड टू देयर शेयर, जितना अमाउंट उसके शेयर्स के लिए उसका अनपेड है सिर्फ उतनी ही उसकी उस कंपनी के लिए लाइबिलिटी बनती है। अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो शेयर होल्डर सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जितना उन्होंने अभी तक उनके शेयर्स के लिए पे नहीं किया। रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट दे हैव नॉट येट पे ऑन देयर शेयर्स। मोस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी की इसमें एग्जांपल दी गई है, मतलब जितने आपके शेयर्स हैं उतने के लिए आप लायबल हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सिर्फ आप उतना ही पे कर पाओगे। और सेकंड, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, मेंबर्स लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, अमाउंट जितना उन्होंने एग्री किया कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो इतना अमाउंट के लिए उन्होंने गारंटी की कि वो कंट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इसका जो फीचर है कॉमनली यूज होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक चैरिटी अगर कोई कर रहा है तो इसमें तो गारंटी है कभी ना कभी तो वो वाउंड अप होगी या लॉसेज आएंगे, तो कुछ मेंबर्स वहाँ पे गारंटी देते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन वो करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या NGOs। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, अनलिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, इसमें शेयर होल्डर्स के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होते हैं, उनके जितने भी डेट होते हैं उनके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उनको पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेस कॉमन है और स्पेसिफिक रीजंस में ही इसका यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। सो बिजनेसेस विद अ वेरी क्लोज नेट ओनरशिप स्ट्रक्चर ही इसका यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल्स तो आप अगर नहीं भी देंगे तो चल जाएगा अगर आपको नहीं समझ आ पा रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि इसका बेस क्या है, बेस्ड ऑन कंट्रोल, कि कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनीज डेफिनेशन, जैसे कंपनीज वर द गवर्नमेंट होल्ड, जिसमें गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर, दैट इज गवर्नमेंट कंपनीज। फीचर क्या है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट की कंपनीज है तो कुछ इसमें स्पेसिफिक रूल होंगे, रूल्स इन्वॉल्व होंगे पब्लिक सर्विसेज के लिए जिनको फॉलो करना पड़ेगा, लाइक इंडियन रेलवे। कंट्रोल इसका गवर्नमेंट के हाथ में है। और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं, कंपनीज वेयर गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इसका फीचर क्या है, कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल या एंटिटीज़ के थ्रू इसको रोल किया जा रहा है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, प्राइवेट फर्म है एक वो, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि बेस्ड ऑन लिस्टिंग, कि कंपनी लिस्टेड है या नहीं। कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, इसमें सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस होते हैं कि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल के लिए कंपनी दी गई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। और अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में सेबी में लिस्ट नहीं है, तो उनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड भी नहीं किए जाएंगे। ऑब्वियस है जो कंपनी सेबी में लिस्टेड हैं वही अपने शेयर्स को पब्लिकली सेल कर सकती हैं। शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड पब्लिकली एंड आर यूजुअली हेल्ड बाय अ स्मॉल, मतलब ये अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ठीक है, या स्मॉल फैमिली ओन बिजनेसेस होते हैं। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन स्पेशल फीचर्स, होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, कंपनी जो होल्ड करती है मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इन अनदर कंपनी, गिव देम कंट्रोल ओवर द कंपनी। कंपनीज वो कंपनीज जो होल्ड करती हैं मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स दूसरी कंपनी के, ठीक है, और उस कंपनी का कंट्रोल होता है उनके पास। इसमें फीचर मतलब होल्ड किया उन्होंने दूसरी कंपनी को, इसका फीचर क्या है कि इसमें नेसेसिटी नहीं है कि डे टू डे ऑपरेशंस को रन करना, बट कंट्रोल होना चाहिए अदर कंपनीज के ऊपर,
ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपनी का एग्जांपल देगी, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मैंने इतनी रिसर्च नहीं की इसके ऊपर। तो होल्डिंग कंपनीज में बेसिक क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर दूसरी कंपनी के आप होल्ड करते हो और उस कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। और सब्सिडरी कंपनीज में क्या है, कंपनीज दैट आर कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी, जो कंपनीज दूसरी कंपनीज के द्वारा होल्ड की जाती हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती हैं, बट इसके पेरेंट कंपनी जो इसको कंट्रोल करती है वो दूसरी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज कॉरपोरेशन जैसे गूगल पेरेंट कंपनी या अल्फ़ाबेट की आपको एग्जांपल दी गई है। अब बात करते हैं टाइप्स कि कंपनीज के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सो पहला टाइप है डोमेस्टिक कंपनीज। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड होती हैं इन इंडिया और मेनली ऑपरेट भी कंट्री के अंदर ही होती हैं। तो ये होती हैं डोमेस्टिक कंपनीज, जो इंडिया में खुली, इंडिया में स्टार्ट हुई, इंडिया में ही चल रही हैं। इनका टैक्सेशन सिस्टम क्या है, डोमेस्टिक कंपनीज आर टैक्स्ड ऑन देयर इंटायर इनकम, उनकी पूरी इनकम के ऊपर इनको टैक्स लगता है। इंक्लूड होता है इसमें जो भी इन्होंने इनकम अर्न की इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, मतलब ऑपरेट इंडिया के अंदर ही हो रही है, अर्निंग्स तो कहीं से भी हो सकती है। तो टोटल जो भी इन्होंने इनकम अर्न की, चाहे इंडिया से चाहे अब्रोड से, तो सब कुछ के ऊपर टोटल इनकम के ऊपर इनकी टैक्स चार्ज होता है। एग्जांपल दी गई है लोकल कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स हैं, HDFC बैंक है, तो ये डोमेस्टिक है। ठीक है। फॉरेन कंपनीज क्या होती हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड यानी कि स्टार्ट आउटसाइड द इंडिया, पर जो इनकम उनकी अर्न हो रही है बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू इन इंडिया में हो रही है। तो इसका टैक्सेशन सिस्टम क्या है, इसमें उनको टैक्स कैसे अप्लाई होगा। फॉरेन कंपनीज जो हैं वो टैक्स किसके ऊपर लगता है, ओनली ऑन द इनकम जो इंडिया में अर्न हो रही है या इंडिया से कनेक्टेड है, उसके ऊपर उनको टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल इंटरनेशनल कंपनीज जैसे गूगल LCC और एप्पल, अगर वो इंडिया से किसी भी ऑपरेशन से इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल है। थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज जहाँ पे गवर्नमेंट ने एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर्स को ओ कर रखा है, तो वहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम क्या है, दीज कंपनीज आर टैक्स्ड लाइक अदर, जैसे बाकी डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है, बट दे में रिसीव सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स और एग्जम्पशंस, उनको टैक्स बेनिफिट्स और एग्जम्पशंस भी रिसीव होते हैं। इसमें एग्जांपल्स कौन सी हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भैल कंपनी। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट के पास इसके 51% या उससे ज़्यादा के शेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको गवर्नमेंट कंपनीज कंसिडर किया जाता है। जस्ट लाइक डोमेस्टिक कंपनी, इनके ऊपर भी टैक्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ब्रॉड कैटेगरी, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज इंक्लूड हैं एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज और पब्लिक कॉर्पोरेशंस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इसमें टैक्सेशन सिस्टम भी टैक्सेशन डोमेस्टिक कंपनीज की तरह ही रिसीव होता है, बट इनको कुछ स्पेशल टैक्स कंसिडरेशंस भी रिसीव होती हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल्स हैं कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। ठीक है। बट इनमें गवर्नमेंट कंपनीज हों या पब्लिक कॉर्पोरेशन कंपनीज हों, मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास शायद इनका 51% से ज़्यादा के शेयर्स होते हैं। ठीक है। तो इन पे भी टैक्स जस्ट लाइक डोमेस्टिक कंपनीज ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट प्राइवेट कंपनीज वर शेयर्स आर नॉट अवेलेबल टू पब्लिक, इनके शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते, ना ही वो शेयर्स पब्लिक को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इनमें टैक्सेशन सिस्टम तो इनमें भी जो टैक्स है अदर डोमेस्टिक कंपनीज की तरह ही अप्लाई होता है, और इसमें जो टैक्स रूल्स अप्लाई होता है इनके स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस के बेस पे होता है। ठीक है। इसमें फैमिली ओन बिजनेस कोई भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनी, जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। तो इसका टैक्सेशन सिस्टम, दीज कंपनीज आर टैक्स लाइक अदर डोमेस्टिक कंपनी बट मस्ट कंप्लाई विद द एडिशनल डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जो भी इनके एडिशनल डिस्क्लोजर। तो गाइज मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बेसिक से कंपनीज के आपको टाइप बताए गए हैं, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। तो बेसिक से ना आपको टाइप्स बताने की कौन कौन से टाइप की कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तो बेसिक से पॉइंट्स लिखे हैं इसके।
बार बार वही पॉइंट आ रहे हैं तो मुझे भी समझाना अजीब लग रहा है, आपको भी समझने में डिफ़िकल्टी आ रही होगी, आई नो। तो आप ऐसे ना बोर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि वही पॉइंट्स रिपीटेड लिखे हैं। तो क्वेश्चन आपको सिंपली रीड आउट करना है, इजी क्लियर हो जाएगा। कुछ इसमें वो नहीं है कि समझ नहीं आएगा। बेसिक बात की गई है कि कंपनी क्या है, ठीक है, और कंपनी के टाइप्स क्या है, किस किस टाइप की कंपनी है, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव। तो जिस भी टाइप की कंपनी आपको समझ आएगी आप वहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट्स में। फॉरेन कंपनी, ठीक है, और आप इसमें डोमेस्टिक कंपनी, कितनी कंपनीज के यहाँ पे लिखा हुआ है समरी में, देखो, डोमेस्टिक, फॉरेन, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, लिस्टेड, अनलिस्टेड। तो इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो टाइप्स में, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो, आपने 6th सेम में आई थिंक किया था टैक्स, पता नहीं 5th सेम में आपको ये चैप्टर था ना, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस। मतलब ये हमने कर रखे हैं कि हम कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं लॉसेस को, सेट ऑफ कैसे करते हैं। इसके ऊपर आई थिंक मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी भी कवर है। तो इसके ऊपर आपको प्रोविजंस बतानी है, प्रोविजंस रिलेटेड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, पिछले साल का अगर आपको कोई भी नुकसान हुआ है, अगले साल में उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना। इस चैप्टर के ऊपर हमने पूरी प्रैक्टिकल आई थिंक करवा रखी है अपनी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है या लॉसेस को उसी साल में सेट ऑफ कर देना है, यानी कि एडजस्ट कर देना है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसके लिए कुछ रूल्स को अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, ताकि वो अपने लॉसेस को मैनेज कर पाएँ बाय सेटिंग देम ऑफ द इनकम। जो भी उसको उस सब हेड के अंदर उनको इनकम हुई होगी, उस इनकम के अंदर उस लॉस को एडजस्ट कर देना, सेट ऑफ कर देना, या कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लॉसेज आर सेटिंग देम ऑफ अगेंस्ट इनकम, इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देना, या कैरिंग देम फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर, या अगले साल के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना। सो इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो सेट ऑफ लॉसेज, सेट ऑफ रेफर्स टू द प्रोसेस। सेट ऑफ क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें आप लॉसेस को एडजस्ट कर देते हो अगेंस्ट द इनकम। सेम फाइनेंशियल ईयर में ही आप लॉस को उसकी जो भी उस सब हेड के अंदर उसकी इनकम हुई होगी उसको आप उसमें एडजस्ट कर देते हो विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। इंट्रा हेड सेट ऑफ, मतलब कि अब ये काम कैसे करता है सेट ऑफ, एक होता है आप उसको इंट्रा हेड सेट ऑफ कर रहे हो, यानी कि लॉसेस, अगर आपको लॉस हुआ है किसी बिजनेस का तो आप उसी बिजनेस की इनकम से उसको कवर करोगे। सेम हेड के अंडर लॉसेस विद इन द सेम कैटेगरी ऑफ इनकम आप उसको सेट ऑफ कर दोगे। सेम हेड के अंदर आप अगर उसको आपका मतलब अगर आपको सेम हेड के अंदर आपको लॉस हुआ 50,000 का, इनकम हो गई 1 लाख की, तो उसी हेड के अंदर आप उस इनकम में से उस लॉस को कवर करके उसका प्रॉफिट 50,000 बता दोगे। इंट्रा हेड, सेम हेड के अंदर। सपोज आपने बिजनेस का लॉस हुआ 50,000 का एंड आपने उस बिजनेस में अर्न किए 60,000, तो फ्रॉम द सेम बिजनेस इन सेम ईयर तो आप लोग वो 50,000 के लॉस को वहीं पे सेट ऑफ कर दोगे 60,000 की इनकम के बदले में। तो यहाँ पे जो आपकी टैक्सेबल इनकम बचेगी वो सिर्फ 10,000 है। ये होता है विद इन द सेम हेड, अंडर द सेम हेड, इंट्रा हेड आप अपने नुकसान को सेट ऑफ कर रहे हो। और इंटर हेड सेट ऑफ क्या होता है, लॉसेस एक कैटेगरी में हो रहे हैं बट आप उसको उसके अगेंस्ट दूसरी कैटेगरी में सेट ऑफ कर रहे हो। मतलब एक हेड के अंदर आपको कोई नुकसान हुआ, आप उसी हेड के अंदर उसको सेट ऑफ नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ अमाउंट ही नहीं बचा, वहाँ आपको कोई इनकम ही नहीं हुई, तो आप उसको किसी दूसरे हेड के अंदर अगर सेट ऑफ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिजनेस लॉस हुआ 50,000 बट आपको इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में हुई, तो आप 30,000 को सेट ऑफ कर सकते हो बिजनेस लोन को, रिड्यूस द बिजनेस लोन। जो आपका जो बिजनेस लोन है वो रिड्यूस होके 20,000 पे आ जाएगा। तो जो 20,000 का, अब आपका देखो टोटल लॉस 50,000 का हुआ पर सिर्फ इनकम जो है वो 30 की हुई, तो सिर्फ 30,000 तक का लॉस आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो। 20,000 आपका फिर भी सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका 20,000 का रिमेनिंग लॉस बच जाएगा उसको आप फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दोगे कि अगले साल कर लेंगे, क्योंकि अब इस साल कोई इनकम ही नहीं है। आप एक इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हो, एक इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकते हो।
इंटर हेड होता है कि आपने दूसरे हेड के अंदर उसको सेट ऑफ कर दिया। इंट्रा हेड होता है कि उसी सेम हेड के अंदर आपने उसको सेट ऑफ करना है, अगर नहीं होता तो कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो ये अगर आपने प्रैक्टिकल करे होंगे तो बहुत डिटेल में मैंने ये करवा रखा है। प्रैक्टिकल नहीं करे हैं तो मैं अभी तो आपको ऊपर ऊपर से बता ही रही हूँ। नेक्स्ट, अभी हमने बात की सेट ऑफ की, अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड। इफ़ लॉसेस कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेट ऑफ, अगर हमारे लॉसेस पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं होते, जैसे हमने अभी ऊपर देखा 50,000 का नुकसान था, सिर्फ 30,000 ही सेट ऑफ कर पाए, तो 20,000 का हमने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड। तो वही लिखा है, इफ़ लॉसेस कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेट ऑफ विद इन द सेम ईयर तो दे कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनटू फ्यूचर। तो यहाँ पे आगे बताया गया है इसका भी ब्रेकडाउन। पहले कौन से कैरी फॉरवर्ड, बिजनेस लोन्स के लॉसेस के बारे में। सो लॉसेस फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन दैट कैन नॉट बी फुल्ली यूटिलाइज इन द करंट ईयर सो कैन बी कैरी फॉरवर्ड। तो उसको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी बिजनेस के लॉसेस होते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड आप कितने सालों तक कर सकते हो, सिर्फ अगर इस साल कोई नुकसान हुआ तो सिर्फ अगले 8 सालों तक ही उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर उसके बाद भी वो नुकसान कवर नहीं होता तो उसके बाद अगर 8 सालों तक भी वो लॉस आपका ख़त्म नहीं होता तो उसके बाद वो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर। तो दीज लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगले सालों में, फ्यूचर बिजनेस इनकम्स में भी इनको हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, बट इन द सेम बिजनेस और सेम प्रोफेशन के अंडर। कंडीशन टू कैरी फॉरवर्ड दीज लॉसेस यू मस्ट फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम। अगर आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको आपकी रिटर्न टाइमली फाइल करनी पड़ेगी। विद विच द लॉस अक्कर, आपको लॉस भी बताना पड़ेगा। द बिजनेस मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू इन फ्यूचर ईयर, बिजनेस को ये चीज़ फ्यूचर ईयर्स में भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपके बिजनेस के लॉसेस के बारे में। अगर आपको लॉसेस होते हैं फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो इफ़ यू हैव अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एग्जांपल ड्यू टू हाई इंटरेस्ट या हाउसिंग लोन, तो दिस लोन्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का पीरियड अप टू 8 years। सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर, दीज लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर इनकम ओनली फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेट ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, किसी अदर हेड के अंदर आप इनको सेट ऑफ नहीं कर सकते। बिजनेस लॉसेस को भी अदर हेड के अंदर सेट ऑफ करना थोड़ा मुश्किल है, कैरी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी वालों को भी, कैपिटल लॉसेस को भी। लॉसेस फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट आर कैटेगराइज एज अ कैपिटल लॉस। जो भी आपको कैपिटल एसेट को सेल करने से लॉसेस होते हैं हम लोग उसको कैपिटल लॉसेस बोलते हैं। इनको भी आप लोग अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो शॉर्ट टर्म के कैपिटल लॉसेस हैं उनको तो आप लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन्स में से सेट ऑफ कर सकते हो, पर जो आपके सिर्फ लॉन्ग टर्म के कैपिटल लॉसेस होते हैं लंबे समय वाले, उनको सिर्फ लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन में ही सेट ऑफ किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट टर्म में सेट ऑफ नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में सेट ऑफ हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म वाले सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही सेट ऑफ होंगे। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस क्या है कि अगर आपको कोई अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, इफ़ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन एन एसेट इज़ नॉट फुल्ली यूटिलाइज, मतलब डेप्रिसिएशन फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुई फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको बोलते हैं कि वो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, कि ऑब्जर्व नहीं हुई। तो इसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली, मतलब कभी भी कर सकते हो। सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर इनकम फ्रॉम द सेम बिजनेस और सेम प्रोफेशन के अंदर आप उस अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस क्या है और कंडीशंस क्या है। फाइलिंग, आपको टाइम रिटर्न जो है टाइमली फाइल करनी है। रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस हैं, चेंज इन बिजनेस, अगर आपके बिजनेस का नेचर चेंज होता है और इफ़ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यू, तो जो भी कैरी फॉरवर्ड की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी या इफेक्ट हो जाएगी, मतलब आप उसको कर नहीं पाओगे। और उसके बाद थर्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है, पार्टनरशिप फर्म, इफ़ अ पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, सो लॉसेज में नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर, तो लॉसेज
चार्जेस फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। तो इस क्वेश्चन की यहाँ पे कंक्लूजन दी गई है, आप लोग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर भी हमने बड़ी लंबी चौड़ी पिछली क्लासेस में पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि पूरा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता था ये। कैरी फॉरवर्ड के जस्ट नेक्स्ट चैप्टर था ये हमारी बुक्स में, आई थिंक 5th या 6th सेम में था। तो अब आपको ये भी ऑलमोस्ट आइडिया होगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है कंपनी का। हाउ डू यू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, कैसे आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो। क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, देखिए पहले तो एक्सप्लेन द टर्म रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है कि कंपनी कहाँ की है, इंडिया की है, फॉरेन की है, रेजिडेंस क्या है कंपनी का, कंपनी कहाँ की रेजिडेंट है। और आपको डिटरमाइन करना है कि द रेजिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेंट्स बताने हैं। हाउ वुड यू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। द टर्म रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी इज इम्पॉर्टेंट इन टैक्सेशन। जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के ऊपर एक्चुअल में टैक्स कितना अप्लाई होगा, क्योंकि ये हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि हाउ अ कंपनी विल बी टैक्सड इन इंडिया, कि कंपनी के ऊपर इंडिया में कितना टैक्स लगेगा। द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट क्लासीफाई करता है कंपनीज एज इधर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और उनकी टैक्स लायबिलिटी भी डिपेंड करती है इसी क्लासिफिकेशन के ऊपर। अ रेजिडेंट कंपनी, जो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट है, वो टैक्स्ड होती है ऑन इट्स ग्लोबल इनकम, कि उसकी ग्लोबल लेवल पे कितनी इनकम है, उस सभी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। जबकि जो एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है वो टैक्स्ड होती है ओनली जो वो इनकम इंडिया में अर्न करती है उसके बेसिस पे, ठीक है। जो एक फॉरेन कंपनी है वो सिर्फ उस बेसिस पे टैक्स उसके ऊपर अप्लाई होता है जितनी इनकम वो इंडिया के अंदर अर्न करती है। बट एक रेजिडेंट कंपनी की ग्लोबली जितनी भी इनकम है सबके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। अब आप डिटरमाइन कैसे करोगे, डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। टू डिटरमाइन इफ अ कंपनी इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसके लिए कुछ रूल्स हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। फर्स्टली, इंडियन कंपनी एनी कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ रेजिडेंट। कोई भी कंपनी अगर वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी को हम लोग रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। इट डज़ नॉट मैटर कि बिजनेस जो है वो कहाँ से मैनेज और कंट्रोल हो रहा है, एज लॉन्ग एज इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। जब वो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है तो वो कंपनी इंडिया की ही रेजिडेंट है, ठीक है। सेकेंड, फॉरेन कंपनी, फॉर कंपनीज दैट आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, जो कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, द कंसेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज यूज टू डिसाइड इफ़ दे आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करता है कि वो कंपनी जो फॉरेन कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट तो इंडिया में नहीं हुई बट वो रेजिडेंट है या नहीं है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन जो ज़रूरी हैं वो कहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना मेन हेड क्वार्टर होता है, वैसे वो हेड क्वार्टर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे लिए जाते हैं। इफ़ दीज डिसीजन, चाहे वो कंपनी आउट ऑफ द इंडिया इनकॉर्पोरेट है बट अगर उसके जो मेन डिसीजंस हैं आर मेड इन इंडिया, द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। तो कंपनी को हम लोग इंडिया का ही रेजिडेंट मानेंगे। बट अगर उसके जो डिसीजंस हैं वो आउटसाइड द इंडिया लिए जा रहे हैं, मतलब उसका जो हेड क्वार्टर है वो आउटसाइड द इंडिया है, तो कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट। अब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दी गई है पोएम की, जो हमने अभी ऊपर देखा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, इसको इन शॉर्ट फॉर्म पोएम बोलते हैं, POEM, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप इसकी एक्सप्लेनेशन। पहला पॉइंट क्या है कि सेंट्रल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट थिंग हमने क्या देखनी है, फर्स्ट थिंग टू लुक एज इज वेयर द कंपनी डे टू डे डिसीजंस आर मेड, कि कहाँ पे कंपनी के डे टू डे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इफ़ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और की मैनेजर्स आर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन इंडिया, अगर वो इंडिया के अंदर अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, द कंपनी माइट बी कंसीडर्ड अ रेजिडेंट, तो हम लोग कंपनी को रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। उसके बाद कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेज, सम कंपनीज क्या होते हैं कि उनके बहुत सारे मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। ऐसे केसेस में हम लोग चेक करेंगे वेयर द कंपनी मेन बिजनेस डिसीजंस, कि मेन बिजनेस के जो डिसीजंस हैं लाइक इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, वो कहाँ पे लिए जा रहे हैं।
अगर वो इंडिया में लिए जा रहे हैं तब भी हम लोग उसको एज अ रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। थर्ड, हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वर्सेस पैसिव कंपनीज। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या पैसिव बिजनेस। इफ़ अ कंपनीज मेन बिजनेस हैपन आउटसाइड इंडिया, अगर एक कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इंडिया से बाहर हैपन हो रहा है, सो इट माइट स्टिल बी कंसिडर्ड अ नॉन रेजिडेंट, तो हम लोग उसको नॉन रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। इवन इफ सम माइनर डिसीजंस आर मेड इन इंडिया, अगर उसके कुछ छोटे मोटे डिसीजन फिर अगर इंडिया में भी लिए जा रहे हैं तब भी उसको नॉन रेजिडेंट ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो उसके एक्टिव बिजनेस है, मेन बिजनेस है, वो इंडिया से बाहर है, वहाँ उसके डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सेकेंड, उसकी जो पैसिव इनकम है, पैसिव, इफ़ अ कंपनी अर्न पैसिव इनकम, जैसे उसके इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज़ एंड द डिसीजन मेकिंग, अगर वो सब कुछ इंडिया में हैपन हो रहा है तो हम लोग उसको एज अ रेजिडेंट ऑफ द इंडिया ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। कंपनी ए जो कि है इंडियन कंपनी, ये कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर हुई, तो विद ऑपरेशंस इन बोथ इंडिया एंड अब्रॉड, उसके मतलब जो ऑपरेशंस है वो इंडिया में भी होते हैं, अब्रॉड में भी होते हैं, वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर है, सो इट्स एन इंडियन कंपनी, इट विल बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, और टैक्स जो इसके ऊपर होगा, इसकी ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे जितनी भी इनकम होगी सबके ऊपर अप्लाई होगा। और कंपनी बी है फॉरेन कंपनी जो कि यूके में रजिस्टर है, पर उसके एंटायर बिजनेस उसकी टीम के द्वारा जो मैनेज किया जा रहा है वो इंडिया के अंदर है, की डिसीजंस जो कंट्रोल है वो इंडिया में हैपन होता है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट इन इंडिया, और इसकी भी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, क्योंकि ये चाहे रजिस्टर्ड यूके के अंदर है पर इसके जो मेन डिसीजंस हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया में रह के डिसीजंस और इसको कंट्रोल किया जा रहा है। कंपनी सी फॉरेन कंपनी और उसका बिजनेस भी इंडिया के बाहर है, रजिस्टर्ड इन द यूएसए एंड डज नॉट रजिस्टर्ड इन द यूएसए एंड डज मोस्ट ऑफ इट्स बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और उसका मोस्टली बिजनेस इंडिया से बाहर ही है, बस उसके स्मॉल छोटे छोटे ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर, माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जहाँ पे लिए जाते हैं, बट मेजर बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से बाहर है, तो यहाँ पे इसको नॉन रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे उसकी सिर्फ उसी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा जो वो इंडिया में रह के अर्न करेंगे, बाकी किसी इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अब जो की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, इंडियन कंपनी इज इक्वल्स टू, जो इंडियन कंपनी है वो ऑलवेज रेजिडेंट, अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में तो वो हमेशा रेजिडेंट रहेगी, फिर उसका बिजनेस कहीं भी कंडक्ट हो रहा है। फॉरेन कंपनी ये डिपेंड करेगी कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, और उनका रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करेगा कि कहाँ पे उनके डिसीजन लिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पोएम रूल। और थर्ड, टैक्स इम्प्लीकेशन कि रेजिडेंशियल कंपनीज जो है उनकी ऑल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, नॉन रेजिडेंट कंपनीज जो है उनकी सिर्फ उस इनकम पे टैक्स लगेगा जो इंडिया में अर्न होगी। तो इस क्वेश्चन की यहाँ पे कंक्लूजन दी, आप रीड आउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, वीडियो छोड़ के नहीं जानी है क्योंकि लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली, क्योंकि यूनिट 2 के सभी क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है इस वीडियो के अंदर, अगर आप देखें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, ध्यान से सुन के जाना एंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, किस टाइप का रेजिडेंशियल स्टेटस एक कंपनी हैव इन इंडिया, और ये कैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी को इफेक्ट करता है, किस टाइप का रेजिडेंशियल स्टेटस एक कंपनी के पास होना चाहिए एक इंडिया के अंदर, और ये कैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी को इफेक्ट करेगा। कंपनीज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कैन इधर बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। जो ये स्टेटस है अफेक्ट करेगा हाउ मच इनकम द कंपनीज टैक्स ऑन, ये आपका स्टेटस ही बताएगा कि आपकी कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आपकी कंपनी रेजिडेंट है तो ये स्टेटस है ना कि कंपनी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है ये भी आपकी कंपनी का स्टेटस है, तो स्टेटस क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी इंडियन है, रेजिडेंट है, तो पूरी ग्लोबल लेवल पे जितनी भी इनकम होगी सबके ऊपर टैक्स लगेगा। बट इफ़ योर कंपनी इज़ नॉन रेजिडेंट, तो जो इनकम सिर्फ आप इंडिया के अंदर रह के अर्न करेंगे ओनली उसी के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। अब कंपनी रेजिडेंशियल स्टेटस डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, कंपनी का जो स्टेटस है वो डायरेक्टली उसकी टैक्स की लायबिलिटी पे इम्पैक्ट करेगा कि उसको कितनी टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है। अब टाइप क्या है, क्या क्या टाइप्स होते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के। अ कंपनी हैव इन इंडिया, कौन कौन सा रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी के पास इंडिया के अंदर होता है। फर्स्ट,
रेजिडेंट कंपनी, अ कंपनी इज कंसिडर रेजिडेंट अगर एक कंपनी इट इज़ एन इंडियन कंपनी, मतलब कंपनी रजिस्टर इंडिया में हुई है। इफ़ इट इज़ अ फॉरेन कंपनी बट इन अ अंडर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो उसका इंडिया में है, जो हमने ऊपर पिछले क्वेश्चन में इन डेप्थ क्लियर किया। देखो अब ये दोनों क्वेश्चन जैसे हमने देखा, पिछला क्वेश्चन भी रेजिडेंशियल स्टेटस का था, ये भी रेजिडेंशियल स्टेटस का है, तो कहीं ना कहीं सेम चीज़ें लिखी होंगी, लिखी भी हुई हैं, आपको दिख रहा है पोएम के बारे में लिखा है, रेजिडेंट के बारे में लिखा है। और लेंथ इंक्रीज करने के लिए आप इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। अब आप देखें टाइप्स में यहाँ पे बता दिए अलग, अब नॉन रेजिडेंट की टाइप बता दी है कि इन्होंने कि कंपनी अगर नॉन रेजिडेंट है, अगर वो इंडिया की कंपनी नहीं है तो पोएम अप्लाई होगी। अगर वो आउटसाइड कंपनी है, की मैनेजमेंट डिसीजंस लेगी, कहाँ पे लिए जा रहे हैं, अगर आउटसाइड इंडिया लिए जा रहे हैं तो कंपनी को हम लोग नॉन रेजिडेंट ट्रीट करेंगे। कैसे जो रेजिडेंशियल का स्टेटस है आपकी टैक्स लाइबिलिटी को असर डालेगा, स्टेटस कैसे असर डालता है आपकी टैक्स लाइबिलिटी को। अगर आप रेजिडेंट हो तो आपकी इनकम पे टैक्स लगे, बात वही घूम के आ रही है, बस उसको एक्सप्लेन एज इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रही है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ रेजिडेंशियल स्टेटस अफेक्ट टैक्स लाइबिलिटी, तो उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स बना के लिखे हैं। बात तो वही लिखी जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी समझी, कंसेप्ट तो वही चल रहा है, बट उसको लिखने का तरीका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया कि क्वेश्चन में वो पूछा गया तो हम उसी के पॉइंट्स बना के लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको पेपर में भी समझनी है। अब लिखा वही है कि रेजिडेंट कंपनी क्या है, उसकी एग्जाम्पल दी गई है कि अगर रेजिडेंट कंपनी है तो ग्लोबल इनकम पे उसकी टैक्स अप्लाई होगा, उसकी एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, फिर नॉन रेजिडेंट के बारे में बताया गया कि कौन सी होती है कंपनी और जो इनकम इंडिया में अर्न करती है उस पर ही टैक्स लगता है, फिर उसकी एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसके की डिफरेंसेस बताए गए हैं कि रेजिडेंट कंपनी कौन सी है और नॉन रेजिडेंट कंपनी कौन सी है, दोनों के डिफरेंस बिल्कुल इजी मैनर पे। ठीक है, अब एग्जांपल दी गई है कि एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि टैक्स लायबिलिटी कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे लगेगी। बात फिर वही है कि रेजिडेंट कंपनी अगर है तो टैक्स क्या बेस पे लगेगा और नॉन रेजिडेंट में किस बेसिस पे टैक्स लगेगा, इसकी एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। वाई रेजिडेंशियल स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों रेजिडेंशियल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल वर्सेस इंडियन कंपनी, द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ अ कंपनी रेजिडेंशियल स्टेटस स्कोप है टैक्सेबल इनकम का। अगर रेजिडेंट कंपनीज हैं तो ऑब्वियस है उसके दोनों इनकम्स पे टैक्स लगेगा, चाहे बोथ इंडियन है चाहे फॉरेनर है। नॉन रेज बात फिर वही लिखी हुई है, डबल टैक्सेशन सिस्टम, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होगा। रेजिडेंट कंपनीज में समटाइम फेस, जो रेजिडेंस कंपनी उनको कई बार फेस करना पड़ता है डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन में क्या था, वेयर द सेम इनकम इज टैक्सड इन टू डिफरेंट कंट्रीज, की एक ही इनकम के ऊपर दो डिफरेंट कंट्रीज में टैक्स लग जाता है। टू अवॉइड दिस इंडिया DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मैनी कंट्रीज को इंश्योर किया गया कि कंपनीज डोंट पे टैक्स ट्वाइस ऑन द सेम इनकम। नॉन रेजिडेंट कंपनी जनरली बेनिफिट फ्रॉम दिस व्हेन दे अर्न इनकम इन इंडिया, तो उनको तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है कि जब अगर आपने इंडिया में इनकम अर्न की तो इंडिया में उसका टैक्स पे करना है, बाहर करी तो बाहर। तो नॉन रेजिडेंट को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, पर रेजिडेंट कंपनी को यहाँ पे नुकसान होता है, कई बार उनको डबल टैक्स पे करना पड़ जाता है। थर्ड, टैक्स के रेट्स, टैक्स रेट्स भी डिफरेंट होते हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कंपनीज के लिए। जनरली जो रेजिडेंट कंपनीज हैं उनको डिफरेंट टैक्स स्लैब्स डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इनकम एंड एक्टिविटीज़, और जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज हैं उनके लिए अलग टैक्स रेट्स इनकम बेस्ड होते हैं उनकी स्पेसिफिक प्रोविजंस के ऊपर। अब इस क्वेश्चन की भी यहाँ पे कंक्लूजन दी गई है। ठीक है, अब गाइस बातें तो आपने सारी ध्यान से सुन ली, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कई बार ना क्वेश्चंस क्या होते हैं कि उनकी लेंथ मैं जितनी मर्जी खींच लूँ, लंबे कर लूँ क्वेश्चंस, उनकी लेंथ हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअल में सच बताऊं तो बुक्स नहीं है, मुझे आपकी लोगों के कहा गया है कि मुझे एमकॉम की वीडियोस बनानी है, तो जैसे आप लोगों ने हुक्म किया हमने उसी के अकॉर्डिंग वीडियो स्टार्ट की हैं बनानी। ठीक है, तो मेरे पास बुक्स नहीं है, मुझे बच्चे ही सिलेबस शेयर करते हैं, कुछ बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड ऑन है, वही मुझे कंसेप्ट भेजते हैं, क्या उनका सिलेबस है, क्या उनके सब्जेक्ट्स हैं, वही मुझे बताते हैं। लास्ट ईयर पेपर्स भी वही बताते हैं, मतलब बच्चे मेरी हेल्प करते हैं, तो उसी बेसिस पे वीडियोस प्रिपेयर होती हैं। जो जो क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं हम उनको कवर अप करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी लेंथ खींच खींच के बड़ी कर दूँ। आपके पास बुक्स हैं, आप इस क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं कि खींच के ही लंबे करने पड़ेंगे, सेम कंसेप्ट की हेडिंग चेंज करके अंदर बातें तो वही लिखने हैं। आपने इतना बड़ा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पढ़े,
बातें वही लिख रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे रेजिडेंशियल स्टेटस को, अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि कैसे वो उसको अफेक्ट कर रहा है। बातें वही लिखनी है अंदर, बस क्वेश्चन का कंसेप्ट घुमा रहे हैं। तो वैसे ही लेंथ इंक्रीज करने के लिए आप कर सकते हो, कंसेप्ट चेंज कर दो, हेडिंग चेंज कर दो, मटेरियल तो अंदर फिर घूम के वही आना है, क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़रूरी है। लेंथ अब मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, आप मुझे खुद बताओ, मेरे पास बुक्स नहीं है और कंसेप्ट जितना क्वेश्चन में पूछा गया उसके अलावा मैं उस क्वेश्चन में क्या बता सकती हूँ। अगर आपकी बुक्स में, जैसे अगर हमने प्रोविजंस की हैं, आपकी बुक्स में सेट ऑफ की और प्रोविजंस है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, नो डाउट, कोई इसमें गलत नहीं है, गलत नहीं करेंगे क्वेश्चंस को। बस आपको अगर लगता है कि मैंने जो क्वेश्चन यूनिट 2 के बताए उनकी लेंथ कम है, तो गाइज ये तो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं कंसेप्ट क्लियर करूँ, आप पेपर खाली ना छोड़ के आए। बट अब अगर मैं फोकस कर रही हूँ लेंथ के ऊपर, यूनिट 1 में मैंने पूरा फोकस रखा, यूनिट 1 की लेंथ मैंने प्रॉपर करवाई है आपको इस वीडियो में। बट यूनिट 2 के जो क्वेश्चंस हैं ये आपने पहले भी कर रखे हैं, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड लॉसेस, कंपनी क्या है, तो ये क्वेश्चंस की लेंथ में आप थोड़ी बहुत तो गप्पे चलेंगी, चलो, बाकी आप लोग अपनी बुक से भी बढ़ा सकती हो, क्योंकि ये कंसेप्ट इतने टफ नहीं है। यूनिट 1 के क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे, उसके कंसेप्ट भी ज़्यादा थे, वो आपको इन डिटेल ढूंढना पड़ता, इसलिए वो मैंने इन डिटेल आपको लेंथ भी बना के दी है। बट यूनिट 2 के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पहले कर रखे हैं, मतलब आपको ऑलरेडी इसके बारे में ऑलमोस्ट नॉलेज थी, आपने प्रैक्टिकल्स भी कर रखे हैं इनके ऊपर, तो इसलिए आप लोग इसको बुक में से, अगर आपको लगता है लेंथ बढ़ानी चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं। अब लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ एक बार पेमेंट करके। सो आई होप आप लोगों को सिंपल सा सब्सक्रिप्शन का मेथड क्लियर है। बाकी कुछ भी डाउट्स हैं तो आपके पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडीज़ दे दी हैं, तो आप लोग कैसे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं आएगा आपको। टाइमली मैं तो सबको रिप्लाई भी कर देती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिप्लाईज नहीं मिलेंगे, आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पे भी कुछ समझाने में मुझसे छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग इस सब्जेक्ट के यूनिट 3 और यूनिट 4 को कवर अप करेंगे। आई होप इस विद इन 1 आवर आप लोगों को इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इतना भी टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना आप समझ रहे थे। सिर्फ समझने की गेम है। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो फिर तो आपके गप्पों वाले जैसे सब्जेक्ट होते हैं वैसे इसमें भी गप्पे ही बचनी है। बच्चे बोल रहे थे कि गप्पे नहीं लगेंगी, आप ना मुझे लेंथ क्रिएट करके ही देना क्वेश्चंस की। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि क्वेश्चंस में हेडिंग चेंज कर दो, अंदर गप्पे फिर वही बचनी है। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर, आप लेंथ कैसे इंक्रीज करोगे, बट फोकस करना टॉपिक को समझने पे, तो क्वेश्चन की लेंथ आप बना लेंगे। रट्टाफिकेशन मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।